मारा डालेंगे ना। कृषि का एक हिस्सा जल भी है, भूमि और पशु है। पशु के जन्म से लेकर के उसके पालन पोषण प्रजनन तक पूरा सब एक व्यवस्था रही है। उसकी जानकारियां लोगों को बहुत भरपूर रही है। जल जो है 3 तरह की अपने पास नदियां मानी गई है, रजस्वती, सरस्वती और पयस्वती। जिस नदियों में काफी रेती होती है, रेत होती है, वो रजस्वती मानी जाती है। और जिस नदियों में पत्थर बहुत होता है वो पयस्वती मानी जाती है। जो चौड़ी कम गहरी ज्यादा होती है ऐसी नदियां सरस्वती मानी जाती है। तो जहां कहीं भी कोई भी नदी उत्तर वाहिनी हो जाती है तो वही क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। उसको काफी सदियों से संभाल के रखा गया है। वो क्षेत्र ही तीर्थ क्षेत्र है। हमारे पास तीर्थ क्षेत्र अलग है, पुण्य क्षेत्र अलग है। वेंकटेश्वर, तिरुपति पुण्य क्षेत्र है, पंढरपुर पुण्य क्षेत्र है। पंढरपुर में चंद्रभागा उत्तर वाहिनी नहीं है, पुण्य क्षेत्र है। और तीर्थ क्षेत्र वही है जहां नदियां उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो ऐसी सारी नदियों को ढूंढ करके, जगहों को ढूंढ करके वहां वहां कुछ न कुछ देवालय का निर्माण किया गया है या कुछ किया गया है। तो तीर्थों में सभी को जाना महत्वशाली रहा है। और तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के कैसे रहना है, क्या है, ये सब है। अपनी पूरी नदियां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बहती है। पूर्व से पश्चिम बहती है, उत्तर से दक्षिण बहती है। तो कोई भी नदी अगर कहीं भी उत्तर वाहिनी हो जाती है तो वही तीर्थ क्षेत्र माना गया है। दर्शन क्या है? कोई दर्शन है इसके पीछे? हाँ, दर्शन काफी है इसके पीछे अपना। एक तो बहुत कम है और उत्तर की ओर बहता हुआ पानी बहुत बलशाली हो जाता है, ये मानते हैं लोग। इसलिए सुबह सो के उठने के बाद 10 कदम उत्तर की दिशा में चलना चाहिए आदमी को, बहुत अच्छा रहता है उसमें। तो उत्तर की ओर जो भी चीज बहती है वो काफी अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी गई है। उसके कारण होंगे, आयुर्वेद के अनुसार, विज्ञान के अनुसार होंगे उसके कारण बहुत सारे, क्योंकि उत्तर की तरफ बहने वाली हर चीज बहुत अच्छी मानी जाती है पानी। और ऐसे बहुत कम है, ये तो कम है, उसका तो अपना एक महत्व होता ही है, समझो। तो उस तरह से ये वही नदियां, वही उत्तर वाहिनी जहां पर है वही हिस्सा तीर्थ क्षेत्र है। पूरा गंगा में, गंगा तो बहुत लंबी बहती है मगर काशी ही तीर्थ क्षेत्र है। और मालूम नहीं कहाँ वो उत्तर वाहिनी होती है, नहीं होती है, मालूम नहीं। फिर संगम भी तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं, जहां दोनों नदियां मिलती है वहां संगम है। अभी जैसे त्रिवेणी संगम है, तो उसको त्रिवेणी नाम क्यों रखा गया है संगम में, है? अब जैसे औरतें जो चोटी बनाती है इसको वेणी बोलते हैं ना। चोटियों में 3 हिस्से होते हैं, उसकी जब बुनती करते हैं तो 2 ही हमको दिखते हैं। जब चोटी बनाती है, हालांकि 3 भाग होते हैं बालों के, मगर जब बुना जाता है, बनाया जाता है तो 2 ही दिखाई देते हैं हमको, 3 नहीं दिखते हैं। इस तरह से वहां पर जहां पर सरस्वती नदी गुप्त रूप से मिली है उस जगह को त्रिवेणी संगम बोला गया है, कि नदियां 3 है मगर दिखती वहां 2 है, वेणी की तरह, चोटी की तरह जहां है, दिखाई 2 ही देती है मगर है 3। चोटी में 3 भाग होते हैं बालों के, मगर दिखाई 2 ही देते हैं हमको। एक गायब हो जाता है, होते हुए भी गायब हो जाता है उसमें से, तो इसीलिए उसको त्रिवेणी कहा गया है। बाकी और कहीं त्रिवेणी नहीं है, वहां उसको त्रिवेणी कहा गया है। ये नदियां तो 3 है मगर दिखाई 2 ही देती है। अब सरस्वती नदी तो हमको महाभारत के काल में ही लुप्त होना चालू हो गई थी। महाभारत के बाद धीरे धीरे खत्म ही हो गई सरस्वती नदी, क्या कारण हुआ मालूम नहीं, मगर महाभारत के काल में उसका थोड़ा बहुत वर्णन है, मगर ये भी है कि वो लुप्त हो रही है। मगर बात ये आ रहा है कि दुनिया में जितना नाश नदियों का हमारे पास हुआ है शायद और कहीं नहीं हुआ है। टीवी में कभी देखते हैं 5-7 नदियों को, तो बहुत सुंदर नदियों को देखते हैं। शहरों के बीच में से कुछ नदियां बहती है, बहुत साफ सुथरी, बहुत सुंदर है। अब यहाँ जितने बड़े शहर बने हैं वो बड़ी नदी को नाश करके ही बने हैं। अब हैदराबाद बना है, मूसी को नाश कर दिया। नांदेड़ बना है, गोदावरी को नाश कर दिया। नासिक गोदावरी को नाश किया है। वो हर बड़ा शहर एक नदी की को तबाह कर दिया है अपने पास में, उसको बहुत सुंदर ढंग से रखा नहीं है। ये है ना कि
नदियों को हमारे पास में जैसे रखा गया था कभी कभी बहुत पहले कि यहाँ गोदावरी पर जो पुल बना तो वहां पर एक पत्थर लिखा हुआ था, वो मैं तो पढ़ा, वो तो फारसी में लिखा हुआ था, उर्दू में मैं पढ़े नहीं। जब उसका निजाम इनाग्रेशन करने आया पुल का तो वहां वो पत्थर लगाए थे जब, तो वो पुल बनाते समय पे गोदावरी से माफी मांगा था, एक क्षमा याचना किया था कि ये गोदावरी तू अपनी इच्छा से बहती है और हम तेरे फैलाव को बांध रहे हैं। पुल का मतलब है इसको बांधना, हम तेरे फैलाव को बांध रहे हैं जन सामान्य के कल्याण को दृष्टि में रख करके, इसलिए तू हमको क्षमा कर कि हमको हक नहीं है कि तेरे फैलाव को रोकने का, पर हम रोक रहे हैं, क्या करें, इसके लिए तो हमको माफ कर, क्षमा कर करके ये माफी मांग करके पुल बनाया गया था वहां पर। वो पत्थर ये एक दो टुकड़े वहां पड़े हैं, ऐसा एक बार इन्हों जाकर के उसका फोटोग्राफ लेके आया था गोदावरी के किनारे। तो इस समय पुल बनाना भी लोग अच्छा नहीं मानते थे, उसके पहले उसकी क्षमा याचना कर लेते थे कि हमको कोई हक नहीं है तेरे फैलाव को रोकने का, मैं रोक रहे हैं, क्या करेंगे। उसके बाद वो पुल बनाया, हाँ निर्मल के पास जो पुल है वहां पे 80 किलोमीटर, कि हमारे लोग तो उसके फैलाव को रोकने के पक्ष में भी नहीं रहे हैं। पुल हमारे पास में बने हैं, वो बड़ी मात्रा में बने हैं जब ये साधन बदल गए, यातायात के साधन जब बदले उस समय पुलों की जरूरत महसूस हुई। उसके पहले तो पुल की इतनी जरूरत महसूस नहीं होती थी। लोग जब पैदल यात्रा करते थे या रथों पर भी यात्रा करते थे तो पुल की तो जरूरत नहीं होती थी, रथ को नाव पे रख करके पार कर लेते थे। अपने अपने ठाव पर हर का लागे दांव, जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव। कि जल में बैलगाड़ी तो नाव पर है और थल में बैलगाड़ी पर नाव है ना। कि अपने अपनी ठाव पर हर का लागे दांव, जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव। है ना, वो तो अपना अपनी जगह पे होता है हर एक का। वो गाड़ी वाड़ी भी नाव के ऊपर, रथवत भी नाव के ऊपर ही पार कर लेते थे लोग ज्यादातर, होना पार कर लेते थे। नावें चलती थी खूब, तो बहाव को रोका नहीं गया। अपने पास पता नहीं क्यों हजारों सालों में नदियों पर बांध नहीं बने हैं। कहीं कहीं नदियों को थोड़ा बहुत पलटाने का जिक्र आ जाता है, वर्णन आ जाता है, मगर नदियों को रोकना अच्छा नहीं माने। ये तो पागल को नदी भी चालू हुआ है ना बड़े बड़े बांध बनाने का। हमारे पास छोटे छोटे तालाब का ही बहुत ज्यादा ये रहा है। तालाब हैदराबाद में 350 तालाब थे और मैसूर राष्ट्र में 51,000 तालाब है। भंडारा जिले में 39,000 तालाब थे, अभी भी है भंडारा जिले में तालाब इतने। तो पहले इस इलाके में क्या होता था, लड़की देने वाले लोग ये पूछते थे कि तुम्हारे गांव में क्या है। अरे गांव वाले बोलते कि हमारे पास 12 तालाब है। 12, जहां 12 तालाब है वहां क्या कमी है, और कुछ नहीं पूछता था वो, वहां क्या कमी रहेगी, तो वहां तो कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए घर में क्या है नहीं पूछता था, गांव में क्या है पूछता था। 12 तालाब है, 6 तालाब है, ठीक है, जहां इतने तालाब है वहां क्या कमी रही है, वो लड़की दे देते थे सीधे से। तो तालाब समृद्धि का प्रतीक है अपने पास में। तो कल मैं बताऊंगा समृद्धि और संपन्नता में क्या फर्क होता है। ये सब बातें कल करेंगे कि किसको समृद्धि कहा जाता है, किसको संपन्नता कहा जाता है, तो समृद्धि से संपन्नता से क्या गड़बड़ हो जाती है पूरी। तो हमारे पास तालाब समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर जलाशय, ये वर्णन आता है जलाशय तालाबों का कि कैसे बनना चाहिए। सुबह में बहुत तालाबों के बारे में बताया कि कैसे कैसे ये कोली समाज है, वड्डर समाज है, ये सब बनाते थे। और जल की फसलों पर काफी बड़ा कई लोगों का अधिकार रहता था कि पानी की फसलें क्या क्या है, कैसे इस्तेमाल होना है। सिंघाड़ा, कमलाक्ष और कई सारी चीजें जो तालाबों में पैदा होती थी। अब तालाबों में कहीं कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं लोग। यहाँ महाराष्ट्र में मुकुड़बंद एक जगह है,
पूरा सिंघाड़ा यहाँ वहीं से आता है, क्योंकि वो मछुआरे लोग अब बहुत कम हो गए, खत्म से ही हो गए मछुआरे भी, जो ये सारी चीजें पैदा करते थे। ये नदियों के प्रति अपने पास में काफी अच्छा एक भाव रहा है हमेशा। नदियों में मूत्र विसर्जन वगैरह तो करना ही नहीं है, ये दोष लगता था। और जैसे गांव के पास से नदियां बह रही है तो नदियों के हिस्से कर दिए जाते थे कि कहाँ पुरुष स्नान करेंगे, कहाँ औरतें स्नान करेंगी, कहाँ का पानी पीने के लिए लिया जाएगा, और कहाँ पर बहुत सारी चीजें इनको भिगा करके बनाने की होती है। मांस है भिगाना है, या फिर तुअर की काड़ियां हैं ये भिगाना है, सन भिगाना है, सन को भिगा करके रस्सी बनाना है, तो ये सारी चीजें पानी में डाल करके भिगाना पड़ता था। तो इनके हिस्से अलग रहते थे पूरे, वो जगह कायम रहती थी, वहां पर ये चीज होती थी। पीने के पानी की जगह अलग रहती थी। तो बात ये आती है कि पग्गम पेट्टू वारी न नीलकू दोषण ले लो, जो बहता पानी है उसको इतना दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें भिगाने की जगह ऐसी रखती थी जिसके बाद बहुत दूर के बाद में कोई गांव है और जहां से पानी पीने वाले का पानी लेना है वो जगह अलग थी, स्नान की जगह अलग होती थी, स्नान की जगह अलग होती थी, कपड़े धोने की भी ये सब होता था अपना व्यवस्था पूरा। क्योंकि कपड़े धोने में उस समय कुछ ऐसी चीजें तो लगती नहीं थी, कपड़ा धोने के लिए तो मिट्टी ही लगती थी, सौड़ू, चूना, और फिर एक कई तरह के झाड़ की काड़ियों को जला करके वो एक तैयार करते थे, उसको कारण बोलते थे धोबी लोग, उससे कपड़ा धोते थे, उससे जैसे सर्फ में झाग आ जाती है ऐसे आ जाती थी बोलते। फिर ऊन का कपड़ा धोना है तो रीठा है। अपने पास में ये सारी चीजों का कपड़ा कैसे धोना है, कपड़े का संस्कार, बर्तन भांडे को, गहने को कैसा साफ करना है, ये इनके सब संस्कार की प्रक्रिया बड़ी अच्छी है। कि पीतल का बर्तन है तो किससे धोना है, तांबे के बर्तन को किससे मांजना है, मिट्टी के बर्तन को किससे साफ करना है, सोने चांदी का गहना है उसको कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, ये अच्छी एक प्रक्रिया रही है पूरी। मिट्टी के बर्तन को जो मांजना है उसको राख वाख से मांजा जाता था, पीतल के तांबे के बर्तन को इमली से मांजा जाता था, चिंतपंतोनी कुछ खटाई से, सोने को हल्दी से मांजा जाता था, पशुतोनी दानी। पर मिट्टी का बर्तन जैसा है कि हम लोग एक साल से ज्यादा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर काफी दिन तक वो पड़ा रह गया है तो भी उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने के पहले उसको फिर एक बार भट्टी में जला देना है, भट्टी में जला करके फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसको से इस्तेमाल नहीं करना है। पानी रखने के भी बहुत सारे साधन थे, पानी रखने का तो हमारा मिट्टी का जो भी पात्र है वो एक साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, होली के दिन खत्म उसका काम, दूसरा घड़ा लेना है, बस वो बर्तन को मिट्टी को छोड़ डालते हैं पूरा, उसके बहुत ज्यादा संस्कार कुछ नहीं, उसको फिर से भट्टी में डालना है। और पानी रखने के बहुत सारे जो साधन थे चमड़े के थे, चमड़े में पानी ढोया जाता था, चमड़े में पानी रखा भी जाता था, बड़े बड़े जो छागल होते, ये जो है ये मोठ बोकेना है, इसको मोठ बोकेना बोलते हैं, इसमें चमड़े का एक सूंड जैसा लगता था टोंडम, इससे पानी निकालते थे। मगर ये लोहे के मोठ बोकेना के पहले चमड़े के थे, भैंस की तिथि निकाल के पूरी की पूरी उससे बनते थे, पानी निकालने के साधन पूरे चमड़े के थे, और पानी ले जाने के भी साधन चमड़े के थे। ये जब पानी चमड़े में रखा गया, मशक, हाँ वही छागल जो है वो चमड़े की ही होती थी, मशकें पूरी चमड़े की होती थी। पानी रखा जाता था ये कद्दुओं में, कड़वे कद्दू जो रहते हैं, कमंडलू उसका ही बनता है, कड़वे कद्दुओं का। तो कड़वे कद्दू को ये क्या करते हैं, सूख जाने के बाद उसका मुंह काट के उसका साफ करके पूरा अंदर से, तो उसमें 3 दिन तक इमली डाल के पानी भर के रखते हैं उसमें, उसको फिर साफ करते हैं, धोते हैं। उसके बाद उसमें 1-2 दिन तक
राख और पानी मिला करके रखते हैं, उसके बाद उसको साफ कर डालते हैं, उसके बाद 1-2 दिन उसमें पानी भर करके फेंक दिया जाता है, उसके बाद उसका पानी इस्तेमाल करते हैं। तुम देखा पहले जंगलों में जाने वाले सारे लोग उसी में पानी रखते थे, तुम्बे नहीं थे, कड़वे बड़े बड़े कद्दू होते थे, उसमें पानी रखते थे। कई तरह के आकार के वो तुम्बे हैं, तो उसमें एक तुम्बा ऐसा है जैसे डमरू जैसा होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा काट करके डंडी बन जाती थी, वो कमंडलू। बहुत सारे कमंडलू जो बने हैं वो नारियल से बने हैं। पता नहीं बंगाल की ओर एक नारियल होता है, कहीं बहुत बड़ा नारियल होता है, तो उसके 2 हिस्से करते हैं, तो वो फकीरों के पास जो कटोरा होता है वो वही नारियल का होता है, और वो जो मिल के रहता है तो उसका मुंह बना करके उसमें डंडी वंडी लगा के वो कमंडलू होता है। 2 हिस्से कर देंगे तो कटोरा हो जाता है, उसमें ही वो लोग खाते हैं, पानी पीते हैं, बोलते कि उसमें पानी बहुत शुद्ध होता है पानी को। तो यहाँ पानी रखने के ढंग थे। बरसातों में जब ये पानी नहीं था, नदियां वदियां नहीं थी, तो काफी लंबे समय के लिए पानी को स्टॉक करके रखते थे लोग, इकट्ठा करके रख लेते थे पीने के पानी को। कुछ बारिशों के बाद पानी शुद्ध होता था, उस समय तक वो मटमैला रहता था पानी, तो उसको कितना भी ये करने पर भी वो साफ नहीं होता था। तो पानी को शुद्ध करने के लिए लोग कई बार फटकड़ी भी इस्तेमाल किए हैं, या फिर वो निर्मली का बीज भी इस्तेमाल करते रहे हैं। फटकड़ी एक बार ऐसे घुमा दिए, पूरा मैला नीचे बैठ जाता है उसका, और निर्मली का एक बीज डाल दो, पूरा मैला नीचे बैठता है। मगर पीने के लिए पानी सबसे अच्छा पीतल के बर्तन का माना गया है। तांबा रात में रख करके सुबह पीने के लिए, घरों में जो पानी रखा जाता है पीतल में, तांबा रात में रख करके पीने के लिए है, लोटा उस तांबे का होता है। पहली बारिश जो होती है, ओले जो गिरते, पहली बारिश का पानी अच्छा नहीं माना जाता है उसमें, मगर जो ओले गिरते हैं, ओलों को इकट्ठा करके लोग रख लेते हैं, उसका जो पानी बनता है वो बहुत दवाइयों के काम में आता है, वो दवाई की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, ओलों का पानी। రాళ్ళ నుంచి జమ చేసి వడగలు దాన్ని ఉంచుకుంటారు, అది నీళ్ళు అయిపోతుంది, ఆ నీళ్లు మందు పైకి वास्तव उसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उस पानी को, वो पानी बहुत संभाल के रखते हैं लोग उसको। दवाई नहीं होता है, पता नहीं काय की दवाई के लिए, मगर वो रखते हैं। मगर पूरे हिंदुस्तान में गंगा का ही एक पानी ऐसा है जो पानी ना तो सूखता है ना उसमें कीड़ा पड़ता, वो 10 साल भी घर में रखा रहेगा, सूखेगा नहीं, और उसमें कीड़ा नहीं होता है। बाकी कहीं का भी पानी ले लो वो सूख जाएगा, बंद शीशी में भी रखो सूख जाएगा, और उसमें कीड़ा हो जाएगा। मगर गंगा के पानी में ये चीज नहीं होती है, गंगा का पानी हमेशा रहता है। ये हर घर घर में गंगा का पानी रखते ही है ना लोग, और गंगा के पानी की एक खास बात ऐसी है कि उसमें हड्डी बहुत तुरंत गल जाती है, हड्डियां खत्म हो जाती है, इसलिए हड्डी वहीं विसर्जन करते हैं लोग गंगा में, और गंगा का पानी बहुत अच्छा माना जाता है। पर क्या है, पहले किसी को राजा बनाना है तो पूरे तीर्थों का पानी लाया जाता था, सारे तीर्थों का पानी इकट्ठा करके उसको स्नान करवाते थे। और बहुत सारी पूजाओं में अब कोई मूल नक्षत्र में पैदा हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको 27 कुओं के पानी से नहलाया जाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हाँ तो ये जो बात आती है कि कभी कभी ये भाषाएं देखते हैं, तो बिहार की भाषा बहुत मीठी भाषा होती है, जहाँ की धरती में बहुत पानी है उस इलाके की भाषाएं बहुत मीठी है, और जहाँ धरती में पानी बहुत कम है वहाँ की भाषाएं जरा लठमार भाषाएं होती है। मारवाड़ में जहाँ पानी कम है वहाँ बहुत मीठी, मारवाड़ की भाषा एक तरह की मीठी, वो तो गाली भी बड़े प्रेम से देंगे नहीं गाली देते नहीं, और बहुत प्रेम से देंगे गाली भी हो पता नहीं क्या संबंध है भाई। देखो ये मारवाड़ी जितने हैं, मारवाड़ मंसूबों का पूरब बैठा गाने को ये बात है ना कि मारवाड़ का जो इलाका है ये मंसूबे वाला इलाका है। आज उसके पास साइकिल होगी तो हवाई जहाज तक की कल्पना करेगा, वो मंसूबे है। और पूरब का पूरा इलाका गाने बजाने के लिए बजाने में मस्त रहता है, बरसात में छप्पर टपकते रहेगी उसको ठीक नहीं करेगा, ढोल लेके गाने बैठ जाएगा वो भले ही झाड़ के नीचे रहेगा उसके बाद ढोल जरूर रहेगा, है ना। वो इलाका पूरा गा बजा करके मस्त है, उनको कोई मंसूबा नहीं होता है। मगर
मारवाड़ का इलाका, गुजरात का इलाका, ये मंसूबे वाला इलाका है। ये काफी ऐसी कहावतें हैं पूरी। हाँ, आगे भी बहुत कुछ है इसका कि मुल्तान देश है मुर्दों का। हाँ, मुल्तान में जो भी लड़ाई होती है मुल्तान में होती है, वे खूब लाशें पड़ी रहती है, कब्रें खूब है वहां, तो वो तो मुर्दों का देश है। और दक्षिण पूरा बैठा नार औरतों के भीतर, नारों में। यहाँ एक एक आदमी को 8-8, 10-10 बीवी उस समय मामूली थी। अभी भी 2-2, 4-4 तो आसानी से कर ही लेता है यहाँ पे। यहाँ बहुत शादियां करते हैं। अब समझो मामूली सा भी कोई नौकरी कर लेता, ड्राइवरी भी कर लेता, तो 2-4 बीवियां तो कर ही लेता था। अभी कईयों की कई कई बीवियां रहती है यहाँ। पानी गए न उबरे मोती मानुष तुम। पानी का काफी गहरा संबंध रहा है ना अपने साथ में, शरीर के साथ में। क्योंकि अभी जब कई बार ये बात उठती है, प्रश्न उठता है कि गुरुजी ज्योतिष में आप विश्वास करते हैं क्या, ग्रह नक्षत्रों में विश्वास करते हैं क्या? मेरे से एक बार मैं बोला कि देखो भाई, मानना तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, जानकारी भी नहीं है उसकी, मगर एक चीज मोटी मोटी समझ में आती है कि जैसे जैसे चांद बढ़ता है समुद्र के पानी में उछाल आता है, और पूर्णमासी के दिन तो नावें सब बंद हो जाती है, इतना उछाल आता है पानी में। चांद तो बहुत दूर है, फिर इसके पानी में इतना उछाल क्यों है? क्या पानी समुद्र में ही है क्या? हमारे भीतर पानी नहीं है क्या? हमारे भी भीतर जो पानी है उसमें भी ये उछाल आता है, उससे कुछ परिवर्तन होता जरूर है। और वो जो परिवर्तन या जो प्रभाव हुआ है वो ही ज्योतिष वाले पकड़े हैं, वो बड़ा अच्छा पकड़े हैं। तो हर ग्रह का, चांद का तो हमको सीधे से दिखाई देता है, बाकी और ग्रहों का भी ऐसा प्रभाव होता रहा, होता तो होगा ही सारी चीजों पर। जैसे अपने पास में क्या है कि ये चैत्र मास में नीम की दतून करना हमको निषेध है, पत्तलों में खाना खाना निषेध है, किसी तरह की कोई पत्तल में चैत्र मास में खाना नहीं खाया जाता है। इसलिए अपने पास चैत्र और वैशाख के महीनों में शादियां नहीं होती थी, शादियां नहीं होती, क्योंकि शादियों के जो मंडप बनते थे वो झाड़ियों को काट के ही डालते थे ना उसके ऊपर। चैत्र और वैशाख में कई शादियां नहीं होती, हमारी शादियां बरसात में, सर्दियों में ही ज्यादा होती है। ये तो गर्मियों की छुट्टियों की वजह से लोग परेशान है ये शादियां करने के लिए, नहीं तो हमको कोई गर्मी वर्मी की छुट्टी नहीं होती थी। हमारे स्कूलों की छुट्टियां वट्टियां सब खेती के हिसाब से चलती थी। खेत में जवारी काटना है उस टाइम पे छुट्टी, हाँ सबको खेतों में बीज डालना है उस टाइम पे सबको छुट्टी, नहीं तो अमास और पूनम को छुट्टी, 2 ही दिन हफ्ते में, अमास और पूनम। गर्मियों वर्मियों की छुट्टियां वट्टियां नहीं होती थी। गर्मियों से हमको क्या भय है ना, जब बहुत बड़ी मात्रा में फसल काटना है तो छुट्टी, सब बच्चे जाकर के लगना है उसमें, बीज वहां समय पे डालना है तो छुट्टी, सब चलो जाके खेत में काम करो, ऐसा। तो चैत्र मास में पत्तलों में खाना नहीं खाया जाता, उस समय नया नया पत्ता निकलता है, कोमल पत्ता होता है, सारे पेड़ पौधे फूल वाल पर होते हैं, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? इसलिए इसको निषेध कर देना पत्तल में खाना खाना। तो इस इलाके के लोग अगर कोई चैत्र मास में शादी भी कर ले वैशाख में, तो उसके मंडप के नीचे नहीं जाते, दूर से खड़े रह के देखेंगे, वहां बैठ के नहीं खाएंगे खाना। यहाँ है ये नियम है, कोलामुल्ला जानते थे, पक्का नियम है इनमें, वो रिवाज है पूरा। किसी चीज के पत्ते को भी हम लोग नुकसान नहीं कर सकते। तो पत्तलों में खाने का ढंग था पूरा कि किस मास में किस पत्तल में खाना खाना है। अभी जो पत्तल होता है पूरा, पलाश का पत्ता है, यहाँ पलाश का पत्ता है, कमल का पत्ता है, कुछ पत्ते हैं, मगर पलाश का पत्ता यहाँ पर खाया जाता है खाना। पितृपक्ष में बड़ के पत्तों में खाना खाते हैं, और फिर श्रावण मास में जो खाना खाया जाता है, यहाँ पे पाल खुरसा करके एक झाड़ है, उसके पत्तों में श्रावण मास में खाना खाया जाता है। तो सागवान के पत्तों में भी खाना खाते हैं लोग, वन भोजन के टाइम पे सागवान के पत्तों में खाना। मगर जैसे पलाश के पत्ते हैं, पलाश में 2 तरह के पलाश है, बेल की तरह एक पलाश जाता है, उसका पत्ता बहुत चौड़ा होता है, एक पत्थर की उतना बड़ा पत्ता उसका होता है, मगर उसके पत्ते में खाना नहीं खाते हैं।
उसके पत्ते में खाना खाएंगे तो आदमी को शाम के समय दिखाई देना बंद हो जाता है, उस पत्ते में खाना नहीं खाया जाता है। हालांकि एक एक पत्ता ठीक है मोतकू का पलाश के पत्थर के उतना बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है ठीक है मोतकू आकू इंत पेद ఉంటారు ना तो తినరు रे चुका मानसी, तो उस पत्ते में खाना नहीं खाया जाता है। पत्तलों के अपने अपने समय है पूरे, कुछ पूजाओं में भी बड़ के पत्ते में खाना खाया जाता है, नहीं तो पाल खुरशा के। अब ये गोंड लोग जो है सम्मक का एक वो पत्ता होता है, झाड़ होता है, उसकी पत्तल में खाना खाते हैं। इनकी पत्तलें बनाने का अलग ढंग है। मड़ावी वो तो 7 देव ना तुम्हारे हैं, अब ये 7 देव वाले हैं तो इनकी जो पत्तल बनेगी वो 7 बार ऐसे घुमाया जाएगा, मगर ये पत्तल बनाएगा इनका 6 देव वाला। 6 देव वाले की पत्तल बना था 5 देव वाला। वो पत्तल ये पूरा जो नया अनाज है उस पत्तल में ये लोग खाना खाते हैं। वो पत्तल उसको उठाता, फिर वो 6 देव वाला उठाता, उठा के घर के सूर में लगा देता, तो वो सबसे आखिरी में परिपक्व होता है वो पत्ता। जब तक ये पूरा अनाज निकल के आ जाता है घरों में, पहली बार उसको पका करके उस पत्ते में खाया जाता है। तो ये सब काफी ये रहा है अपने पास में कि किसी को अकारण तोड़ा नहीं जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजों की दतून हमको निषेध है। शरीर में जब बहुत गर्मी हो जाती है, इसका कानगुआ उसकी दतून करते हैं गर्मियों में, क्या बोलते हैं रतन जोत कानगुआ, उसकी दतून करते हैं और वो बहुत ठंडक पैदा करती है। और बबूल भी चैत्र मास में निषेध हो जाता है। बहुत सारे पत्तों में खाना खाना निषेध होता है। देवी देवताओं के लिए पत्ते जो चढ़ाए जाते हैं वो भी निषेध हो जाते हैं हमको। जब नए नए पत्ते होते हैं, नई नई कोंपल जब आती है, तो किसी वृक्ष को हम हाथ नहीं लगा सकते, फूल वाल तोड़ना वो ये सब नहीं होगा। ये सब अपने काफी रहा है, बहुत रहा है। अभी मांस काटना है, लकड़ी काटना है, तो इसके लिए दिन देखे जाते हैं। अमावस्या से लेके पूर्णमासी तक कोई चीज को नहीं काटते हैं लोग। पूर्णमासी के 5 दिन के बाद से फिर लकड़ी काटना या बांस काटना ही करते हैं। फसल भी उसी टाइम पे काटी जाती है, इमली भी उसी टाइम पे तोड़ी जाती है। अगर चांदनी में अगर इमली तोड़ देंगे तो उसमें कीड़ा हो जाता है। अमावस्या से पूर्णमासी के बीच में कोई भी चीज काटी जाएगी तो उसमें कीड़ा हो जाता है। बांस में भी कीड़ा हो जाता है, लकड़ी में भी कीड़ा हो जाता है। मगर कुछ चीजों का ऐसा है कि जो कुल्हाड़ी को जो पानी चढ़ाते हैं, आप पढ़ना गुड़ा टाइम यूज करो, गुरुवार के दिन नहीं चढ़ाते हैं, मंगलवार में एक किए। वो अगर गुरुवार के दिन पानी चढ़ाया है उस कुल्हाड़ी को, अगर वो अमावस्या के दिन भी झाड़ या बांस काटेंगे तो उसमें कीड़ा पकड़ेगा। वो क्या विज्ञान है मालूम नहीं, खोज करना है लोग इस सारी चीजों की। तो ऐसा कुछ दिन है जिस दिन कुल्हाड़ियों को भी या दरातियों को भी पानी नहीं चढ़ाया जाता है। तुम लोग कुछ भी नहीं मालूम करे, गांव में ये सब कुछ अभी भी चलता है। अभी भी ये सारा ज्ञान लोगों के पास में है। ये तो पूरा ज्ञान ही है ना एक तरह का। इसकी जानकारी क्यों नहीं लेना है? जानकारी लेना है तो जीवन में काम में आता है कभी ये सब कुछ। तो एक गांव में जितना ज्ञान है वो कम से कम पहले तुम लेना है। एक को खत्म करके अगर एक लाते हैं तो एक ही है, एक है, अगर उसमें दूसरा मिलता है तो 2 है। तुम्हारे पास गांव का ज्ञान है और उसके बाद बाहर का ज्ञान है तो तुम जरा समृद्ध है। एक को खत्म करके एक प्राप्त किए हैं तो फिर कंगाल ही है, क्योंकि जो प्राप्त करेंगे वो भी पूरा तो नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास में मामूली ज्ञान नहीं रहा है। ये सारी चीजों का बहुत भयंकर ज्ञान रहा है। एक एक चीज को इस्तेमाल करने का जो ज्ञान रहा है बहुत तगड़ा ज्ञान रहा है। जंगल की जो सारी चीजें हैं, पशु पक्षियों से लेकर के, अभी जैसे है कि घूस मर जाए तो उसको इसके नींबू के झाड़ के नीचे गाड़ देते हैं। कुत्ता मर जाए तो उसको आम के झाड़ के नीचे गाड़ देते हैं। ऐसा अपने पास बहुत है। मांस से भी बहुत तरह की खादें बनाई जाती है कभी, जो कुछ झाड़ों के लिए इनके गांव में लोगों को बहुत मालूम था उसका। ये लोग क्या करते थे पहले
दूर प्रयाण करने जाते थे जब, तो ताड़जरी पाम रहता ना सांप, वो कभी इनके हाथ में आ गया तो उसकी दुम काट के रख लेते थे, तो तो का। अब दूर प्रयाण करना है, बहुत दूर जाना है, अच्छे बछड़े बांधे हैं, तो वो क्या करते थे, वो दुम बछड़े की नाक में डाल के निकाल देते थे। अब वो बैल इतना भागता था, इतना भागता था पता नहीं उसकी गंध से या क्या से, ताड़जरी बहुत तेज दौड़ता है ना, उस तरह से ये दौड़ता था फिर से बैल पता नहीं ये सब रिसर्च अध्ययन कौन किया, समझ में नहीं आता है ये पूरा। तो ये सब कभी बहुत रिसर्च हुए हैं ना, ये सारे अध्ययन हुए हैं, और ये इस इलाके के गांव वालों को भरपूर मालूम है, क्योंकि ये बच्चे निकल गए, वो सारी चीजों से निकल गए बाहर। कैसा होता है, अपने पास में जो कुछ नहीं पढ़ा है वो आर्यावर्ते भरत खंडे वाला होता है, उसकी हर उपमा हर चीज उस समय की। 10वीं तक जो पढ़ता है, 10वीं तक जो बच्चा पढ़ता है वो भारत वाला होता है। अभी बच्चे 10वीं तक जब तक पढ़े हैं, गांव को जाते थे, डंडार खेलते थे, गांव के देव एगरा में हिस्सा लेते थे, वो भारत वाले थे पूरे। अभी जब डिग्रियां पढ़ लेते हैं ना ये बच्चे, फिर गांव को जाएंगे नहीं वापस, गांव को गए भी तो किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे, टाल जाएंगे, दूर कहीं खड़े रह करके सोचेंगे, देखते रहेंगे कि ये बेवकूफा कब सुधरेंगे ये बेवकूफा कब सुधरेंगे ये लोग, अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, नाच कूद के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनके हिसाब में टाइम वेस्ट है वो पूरा। अभी देवरा करने जा रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है, ये एकदम इंडिया वाले लोग हो जाते हैं फिर एकदम हम अपनी सारी चीजों से अलग हो जा रहे हैं। हालांकि गांव में ये बहुत सारी चीजें सहज दिखाई देती है, पकड़ना या समझना या उसको सोचने की बात ही नहीं कर रहे हैं कोई। सवाल ये कि जितनी परंपराएं या जो भी पुरानी चीजें हैं, हाँ, तो क्या सबके सब अच्छी हैं? नहीं, सबकी सब अच्छी है या बुरी है वो तो हम प्रयोग करके देख सकते हैं, है ना। क्यों, वही बहुत सारी चीजें अभी भी चल रही है। अब वो जैसे ये लोग एक बीज रखते हैं पत्तों से बना करके, अब ये माकू भैया इतना लूटर जुड़ू प्रति इंटी बैठा मिनमुरू पेसरलू इतना लूटर जुड़ू, अब ये माकू आकुल तो गट्टी उत्तर करदाన్ని ఆకులు तो ఒక ఆకు ఉంటది, దాంతోనే దాంట్లో వేసి కట్టి ఉంస్తారు अभी हर घर के बीच। उस पत्ते को कुछ बोलते हैं, मैं बोलूंगा कभी। तो अब उस पत्ते में वो क्यों सुरक्षित रहता है, अब ये क्यों रहता है की बात तो हम नहीं कर पाते। जब IIT में वहां जब गए तो कुछ कार्यक्रम था, तो कुछ आदिवासी लोग तेल निकाल रहे हैं, तो तेल निकालने का उनका जो घाना है वो अलग किस्म का घाना है, तो वो लोग आकर के पूछ रहे हैं कि इसमें कितने हार्स पावर लगता है। इनको हार्स पावर क्या मालूम बेचारों को, कितना पावर लगता है इसमें, कितनी ताकत लगती है, इसके प्रमाण क्या है, प्रपोर्शन क्या है, इनको क्या मालूम है। इनको एक अंदाजा है, उतना ही ना। अब ऐसी बातें पूछ करके ये लोग तिकमक करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। अरे तुम जानकारी ले लो ना, इसमें कितना लग रहा है, क्या लग रहा है। तो मैं भी एक टांगा जा रहा था, मैं बोला इसमें कितने हार्स पावर लगा है करंट, तो वो सोचने लगा। मैं बोला 1 हार्स पावर, 1 घोड़ा खींच रहा है 1 हार्स पावर है फिर और क्या है वो टांगा 1 घोड़ा लेके जा रहा है, उसमें सोचने की क्या बात है। वो देखने लगा, सोचने लगा, मैं बोला 1 हार्स पावर है, 1 घोड़ा खींच रहा है 1 हार्स पावर है, और क्या है। तुम इसको पूछ रहे बेचारे को, इसको क्या मालूम रहेगा। अभी तक हमारे लोगों को ये मालूम नहीं है। कई बार हम लोग ये पूछ लेते ना कि गर्मियों में सूर्य धरती के पास रहता है या दूर रहता है, सूर्य धरती के नजदीक रहता है या दूर रहता है। चेपुपिल का देख गर्मियों में सब लोग यही बात बोलते हैं, पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी भी यही बात बोलता है कि सूर्य धरती के बहुत पास रहता है, जबकि सूर्य धरती से बहुत दूर रहता है। ఎండాకాలం చాలా दूर ఉంటాడు सूर्य बहुत दूर रहने की वजह से बहुत देर तक इस धरती पे उसकी रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती है, जिसकी वजह से गर्म ज्यादा हो जाता है। చలికాలం చాలా దగ్గర ఉంటుంది, చాలా తొందరగా భూమి దాని ముంగటికెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది, అందుకని చలి పెరిగిపోతుంది। समझे,
गर्मियों में तो बहुत दूर रहता है सूरज। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम रहता है, वो भी ऐसे ही बोल रहा थे कि गर्मियों में नजीक रहता, फिर मानेंगे भी नहीं। వేడి ఎందుకు అంటే సూర్యుడు వేడి ఉంటాడు కాబట్టి భూమి దానికి వస్తే వేడి ఉంటాడు అంటారు అంటారు అంతేగాని చాలా దూరం ఉంటాడు అప్పుడు, और उसकी सीधी किरणें पड़ती है उस एंगल से, जिसकी वजह से धरती बहुत गर्म हो जाती है, तो वो गर्मी है ऐसा। और दिन बहुत बड़ा होता है ना, सुबह 5:30 से लेके 7:30 तक दिन रहता है, और इतनी देर तक उसकी धूप पड़ते रहने की वजह से धरती गर्म हो जाती है। अये ఎండాకాలం దగ్గరకు వస్తే దగ్గర ఉంటే చాలా తొందరగా భూమి దాని గారికి వెళ్ళిపోతుంది। अरे नहीं 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 पढ़ाते नहीं पढ़ाते भूगोल में ऐसा। అవేంటి భూమి జల్లెళ్ళిపోతుంది కాదు కాదు, దగ్గర ఉన్నప్పుడు సూర్యుడు దగ్గర ఉన్నాడు, ఈ బొంగరం ఉన్నది అనుకో, ఈ దీని ముందరికి వెళ్ళి చాలా తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది, దీని వెలుగు ఎక్కువసేపు పడదు। అదే దూరం ఉంటే ఈ పీరియడ్ కమానం చాలా సేపటి దాకా దీని మీద వెలుగు ఉంటుంది కదా, అది ఎండ వెలిగిపోతుంది। कई बार ये होता है सूर्य निकलने के बाद बहुत ठंड हो जाती है, सूर्योदय के पहले उतनी ठंड नहीं लगती है जितना सूर्योदय के बाद में ठंडी लगती है ना। क्या है, क्योंकि पूरी गर्मी पूरी ठंड ऊपर गर्म होता है तो नीचे मारती है ठंडा, पूरी ठंड नीचे दबाव डालती है, इस वजह से ठंडा बहुत हो जाता है, तो वो काफी दबाव डालता है, ऊपर से गर्म होता है तो पूरी ठंड नीचे आती है दौड़ के, इसलिए वो ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है उस समय पे। ఎంతసేపు దాని యాంగిల్ లో ఒకటి చూస్తే తేడా, అదే దూరంగా ఉంటాయితే దాని యాంగిల్ ఎంతసేపు ప్రభావం। మేము ఇట్లా చదువుకోలేదు అంటే స్పేస్ గురించి చదువుకున్నాం కానీ మీరు చెప్పింది కొంచెం లేదంటే మా దొడ్డు లెక్క ఇది సైన్స్ లో అయితే లేదు కదా, సైన్స్ లో ఏమిటంటే వాళ్ళు ఆర్బిట్ ప్రకారం గురించి గారు చెప్పేది కరెక్ట్, దూరం ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ వేడి వస్తుంది, దగ్గర ఉన్నప్పుడు చలి వస్తుంది। అక్కడ దూరము దగ్గర చెప్పలేదు, అక్కడ కూడా దాని రేంజ్ లో ఉంటారని చెప్పుకున్నా, అదే రేంజ్ చెప్పారు, ఆ సూర్యుని యొక్క రేంజ్ లో ఉంటుంది భూమి, రేంజ్ లో చెప్పారు, మనకి రేంజ్ వేరు దూరం వేరు। ऐसा है ना, దూరం ఉన్నప్పుడు అంటే అదే వేడి हमारे जो घर बनाए गए हैं उसमें इस चीज को बहुत ध्यान में रखे हैं हम लोग, घरों में इस चीज को कि छत कब कौन सी छत पे कितनी देर तक रोशनी रहना है। जो मैं बता रहा हूँ एक एक इलाके के हिसाब से जो भवन बने हैं, त्रिशाला द्विशाला, उसमें ये चीज को खास रखा गया है बहुत ज्यादा, कि कौन सी छत पे कितनी देर तक रोशनी पड़ती है, उसके बाद वो कैसे ठंडी हो जाना चाहिए, इसलिए छतों को ऊपर नीचे करके रखे हैं, क्योंकि इस छत पे सीधे जरा सा सूरज आगे आते ही वो इस पे छाया पड़े जैसा उसको कर दिए हैं छत को, इससे पूरा घर गर्म नहीं होता। आखिर में नैऋत्य दिशा का ही एक कोना ऊंचा रखा जाता है सबसे, क्योंकि पूरी धूप उस कोने में रुक जाती है आकर के, फिर बस 3 बजे के बाद के पूरी छतें इधर के सामने की छतें पूरी छाया में आ जाती है, वो एक कोना ही गर्मी में रह जाता है। अब जैसे घर जब बनते हैं हमारे पास में, घर के वास्तु, आजकल वास्तु का जो पागलपन है पूरा, घर के 5 लक्षण है कि घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ हो, इसको वास्तु में काफी ध्यान में रखें। तो पहला लक्षण है घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ रहे, दूसरा लक्षण है घर आर्थिक रूप से सहयोग दे, तीसरा लक्षण है घर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाए, चौथा लक्षण है घर प्रकृति से प्रेम सिखाए, और 5वां लक्षण है घर सामाजिक होए। ये 5 लक्षण जिसमें नहीं है वो घर नहीं होता। आयुर्वेद के हिसाब से पैर गरम पेट नरम सब ठंडा है तो आदमी आरोग्यशाली, तो घर का पूरा टेम्परेचर उस हिसाब में रहना चाहिए। तो कैसे इसको रखा गया घर में, नीचे गाय के गोबर से लीपा पोता जाता था, और गाय के गोबर की एक खास बात है कि उसका टेम्परेचर कभी बढ़ता या घटता नहीं है। पिछले साल में उगादी पे यहाँ बड़ा अच्छा बताया सब, जो गाय थी हमारे पास में, गाय के गोबर से वहां पूरा छिड़काव किया गया था, कई दिन छिड़काव करते रहे, तो जब खाना खाने जाते थे तो सब नंगे पैर जाते थे, तो वहां पे किसी को चुरके नहीं लगते थे, उधर से जरा इधर आते ही सबको चुरके लगते थे, चप्पल याद आते थे सबको,
वहां बिना चप्पल के घूम लेते थे, मगर बाजू में हटते ही सबको चप्पल की यहाँ पैर में चुरके रखते थे। तो गाय के गोबर से जहाँ छिड़क करके छिड़काव करके भी रखा जाता है, वहां की धरती गर्म नहीं होती है। जब खेतों में कम से कम एक आधा इंच गाय का गोबर पड़ा रहता था तो वो गर्म नहीं होता था, इसलिए धरती फटती नहीं थी, खेतों की जमीन फटती नहीं थी, वो नमी को लेकर के रहती थी। गाय के गोबर से पानी भाप बन करके ऊपर नहीं उठता है क्योंकि ये गर्म नहीं होता। तो वो गाय के गोबर से लिपाई पुताई करके जमीन को हमेशा समान रखा जाता था। घर में एक आंगन से लेके 16 आंगन तक बनाने का विधान है हमको। एक आंगन तो होना ही है, ज्यादा से ज्यादा 16 आंगन भी बन सकते हैं घर में, इतने बड़े बड़े मकान भी हो सकते हैं। तो हमारे पास में रहे हर घर में कम से कम 4-5 आंगन तो रहे। पिछवाड़ा एक तरह का आंगन होता था, सामने का आंगन एक है, अगल बगल का आंगन एक होता था जिसमें पेड़ पौधे लगे रहते थे, कई तरह के आंगन हो ही जाते थे। वरांडा भी एक आंगन जैसा ही इस्तेमाल होता था। तो एक आंगन से 16 आंगन, और वो पूरा जो धरती जो है उसको सीधा सपाट नहीं रखा जाता था, प्लेन नहीं, कहीं 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, कहीं 2-4 सीढ़ी नीचे उतरना है, ऊपर नीचे रहता था पूरा घर, है ना। कहीं 1-2 सीढ़ी नीचे उतरना है, फिर जाना है, कहीं चढ़ना है, फिर ऐसा ऊपर नीचे रहता था, एकदम समान नहीं रहता प्लेन। तो घर में बूढ़े से भी बूढ़ा आदमी रहे वो आसानी से घूम लेता था। एक बूढ़े आदमी को अगर 20-25 सीढ़ियां एक साथ दिखाई दे तो इसकी जान निकल जाती, अरे बाप रे बोलता। मगर 2-3 सीढ़ी वो मैं चाहता हूँ होता है ना, वो सारा दिन व्यायाम चलता रहता है लोगों का, ऊपर नीचे होते रहते। दिन में कई हजार सीढ़ियां चढ़ना उतरना कर ही लेते हैं लोग आसानी से, इस तरह का व्यायाम भी रहा है। और गाय के गोबर लीपने से समान टेम्परेचर रहा है। छतों को ऊपर नीचे किया जाता था कि एक छत पे जो धूप है, जब इधर की छत उससे जरा ऊंची है या कुछ अलग है, सूरज इधर आते ही इस पे छाया आ जाती थी, फिर इस छत पे छाया आ जाती थी, इस तरह से हर छत पे छाया आ जाती थी। और ऊपर का टेम्परेचर 95 डिग्री रहता था हमेशा, उससे ज्यादा 90-95 डिग्री में वो रहता था टेम्परेचर, उससे ज्यादा होता नहीं था। ये छतों की वजह से, ऊपर नीचे की वजह से अटकुल उठेगा ना, उसकी वजह से भी गर्मी बहुत अंदर नहीं आती थी। तो मैं क्या बता रहा था, पहला तो ये कि आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है। तो वास्तु का एक विधान है घर का कि घर में कहीं भी बैठो आसमान दिखाई देना चाहिए, इतना खुला रहना चाहिए। कहीं से भी दिखता है यहाँ तो आसमान, हाँ, तो घर इतना खुला होना चाहिए, कहीं भी बैठो आकाश दिखाई देना चाहिए। ये भी उसका एक नियम रहा है, इतना खुला खुला होना चाहिए। तो दूसरा लक्षण है कि घर आर्थिक रूप से सहयोग दे। पैसे के मामले में घर परेशान नहीं करना है, कि जरा भी खर्च नहीं करना है। पुराणों में वास्तु पुरुष एक राक्षस है। वो जब राक्षस पैदा हुआ तो बहुत भक्षण कर रहा था, खा रहा था। तो सारे देवता को लगा कि ये तो दुनिया खत्म कर देगा, इसलिए उसको मार पीट करके गिरा दिए नीचे, और वो उल्टा गिर गया। और उसके ऊपर में सारे देवता दिशाओं को पकड़ के खड़े हो गए सब। और इसको ये बोला गया कि तेरे पे जब भवन का निर्माण होगा, घर का निर्माण होगा, उस समय उसकी वास्तु शांति के दिन जो आहुति दी जाएगी वो तेरा भोजन है, उसके बाद तेरा कोई भोजन नहीं, वही तेरा भोजन है, ऐसा। अब ये कि घर आर्थिक रूप से हमको परेशान नहीं करना है। तो पहले के जो घर थे, खाना तो वो लोग खाए, सोए तो वो लोग, अतिथि सत्कार वो लोग किए हैं, मगर घर में कोई चीज जगह रुकने वाली नहीं। पीटे लगते थे, भोजन करते थे, उठा के कोने में रख डालते थे। चटाई शतरंज या बिस्ती, स्वागत सत्कार होता, लपेट के बगल में डालते थे। पलंग बिछते थे, लोग सोते थे, उठा के कोठे में डाल देते थे, बाजू में डाल देते थे। तो इतने विशाल घर में जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। एक बंगोई होती थी, झूला, जो मन में आए जब लगा लिए, झूल लिए, फिर मन में आए जब निकाल के बाजू में रख दिए, खत्म। वो भी जगह रोकती नहीं थी। एक तखत पलंग होता था घर में, जिसमें घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग पड़ा रहता,
या घर में कोई महात्मा आए तो चढ़ के बैठता, या बस्ती में नाटक ड्रामा होता तो बच्चे उठा के ले जाते थे उसको, बस उससे ज्यादा काम का वो नहीं था कुछ भी। तो इसमें विशाल विशाल मकान रख करके भी घर में कोई फर्नीचर नहीं था लोगों के पास। क्यों नहीं था? क्या लकड़ी नहीं थी या कारीगर नहीं थे? क्या नहीं था करके क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो घर का डिजाइन ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि वो घर की अपनी मांग कुछ नहीं होती थी। वहां तो एक चटाई भी सुंदर लगी, एक खटिया भी अच्छी लगी, कुछ नहीं है तो भी रंगोली डाल के बड़ा सुंदर बना के भोजन वाजन सब कुछ। वहां उस घर की कोई मांग नहीं थी कि ये चीज होना ही है, उसके बिना नहीं चलेगा, वहां चल गया। तो आर्थिक रूप से वो लेश मात्र भी परेशान नहीं करता था। अब जब इसको आधुनिक ढंग के जो मकान बन रहे हैं, ये भी वास्तु को देख करके बना रहे हैं, आरोग्य के लिए तो एकदम बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तो पहला तो आरोग्य के लिए तो श्रेष्ठ है ही नहीं। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा ये सिद्धांत है कि पैर गर्म सर पेट नरम सर ठंडा होना चाहिए, ये आधुनिक घरों में उल्टा हो जाता है। सर गर्म होता, पैर ठंडे हो जाते, नीचे मार्बल गिर्बल लगा दे रहे हैं और सीधी छतें रहने की वजह से छतें बहुत गर्म होती है और पैर ठंडे हो जाते हैं, मरेगा बीमार होकर के। दूसरा, हमारे इतने विशाल विशाल मकानों में जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। वो घर हमारे से कोई मांग नहीं करता था कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, मगर उसी वास्तु को देख करके जो आधुनिक ढंग का मकान बन रहा है, ये घर की वास्तु शांति करके उसमें घुसते ही आदमी को बहुत परेशान करता, बहुत मांगता है कि डाइनिंग टेबल लाओ, डेकोरम के पलंग लाओ, सोफा लाओ, वो लाओ, ये लाओ, रसोई का एक एक बर्तन भांडा तक बदल देना है पूरा। रसोई का एक बर्तन भांडा सब बदलना पड़ता है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि वो जो वास्तु पुरुष जो उल्टा पड़ा हुआ था अब सीधा हो गया, खूब खाने लगा है फिर। तो घर में जहां एक पैसे का भी खर्च नहीं होता था, आज उस घर को म्यूजियम की तरह बनाने के लिए आदमी दिन रात परेशान रहता है। दिन रात क्यों खट रहा है? क्योंकि घर को म्यूजियम बनाना है। तो हमारे पूरे शास्त्रों का एक बोलना है कि घर से निश्चिंत रहो, गृहस्थी से निश्चिंत रहो करके कोई भी शास्त्र नहीं बोलता है हमको। निश्चिंत रहना है घर से, घर ऐसा रहना है जो हमको परेशान नहीं करना। गृहस्थी तो हमारा धर्म है। हमारे इतने ऋषियों में कोई भी ऋषि सन्यासी नहीं था। किसी की एक बीवी थी, किसी की 4 बीवी थी, किसी की 10 बीवियां भी थी, खतरनाक खतरनाक बेटे थे, जवाई थे, ये सब कुछ रहा है उनका, है ना। वही देवयानी बहुत खतरनाक थी, शुक्राचार्य की बेटी, बड़े दुष्ट दामाद मिले थे इनको, खतरनाक बेटे थे इनके। ये तो प्रपंच उनको रहा है ना। मगर उनका बोलना है कि घर से निश्चित रहो। तो घर ऐसा होना है कि जो हमको आर्थिक रूप से कहीं भी परेशान ना करे। हम लोगों को यही बोलते हैं, लो कास्ट हाउसिंग की जब बात चलती है, तो लो कास्ट हाउस क्या रहता है? लो कास्ट बोल करके किसी घर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो अपमान है। कोई भी घर घर होता है, वो लो कास्ट हाई कास्ट नहीं होता है। लो कास्ट का मतलब ये नहीं कि सस्ते मटेरियल से छोटा सा घर बना दो, ये तो नहीं है। लो कास्ट का तो मतलब ये होना चाहिए कि ऐसा घर जो बहुत कम खर्चे में आदमी जिसमें जी सके। ऐसे घर की डिजाइनिंग हो सकती है ना। आज के घरों का जो डिजाइन है पूरा वो ऐसा है कि घर की वास्तु शांति करके घुसते ही उसके अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है। वो घर को म्यूजियम बनाने के लिए आदमी दिन रात खटता है। वो भी ऐसा म्यूजियम बेटा हर 10-15 साल के अंदर में फिर निकाल के फेंकना है, फिर दूसरा खटना है उसके लिए, ये सब। तो जिस घर में आदमी आर्थिक रूप से इतना परेशान रहेगा, वो साहित्य, संगीत, परमात्मा, परमात्मा, समाज वमाज के बारे में कब सोचेगा? वो तो ये सारी चीजों के बारे में कभी सोचेगा नहीं। जो ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचता है वो आध्यात्मिक नहीं होता है। जो आध्यात्मिक नहीं है उसको प्रकृति से कोई प्रेम नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति से प्रेम होना है तो इसका आध्यात्मिक मानस होना जरूरी है। हर सारी चीज से लगाव होना, हर सारी चीज से रिश्ता बनना, यही सब आध्यात्मिकता है ना। एक पुजारी दिन तमाम भगवान जी के साथ खड़े रहता है, उसको नहलाता, धुलाता, कपड़े पहनाता, खाना खिलाता, पंखा झलता, तो क्या वो आध्यात्मिक हो गया क्या? वो एक पुजारी है, उसको कोई आध्यात्मिक नहीं बोलेगा। आध्यात्मिक तो वो है जो सारी चीजों में एक समदृष्टि पैदा करके जीता है,
या सामने करके जीने की कोशिश करता है, वो आध्यात्मिक होता है। तो जो आध्यात्मिक ही नहीं है तो उसको ये सारी चीजों से कोई लगाव, कोई प्रेम नहीं होता है। जिसको इस प्रकृति से ही प्रेम नहीं है वो सामाजिक जीव कभी नहीं हो सकता। तो घर बनाते समय पे ये जरूर देखा जाता था कि इसमें जीने वाला आध्यात्मिक बने। कैसे बनेगा? आर्थिक रूप से निश्चित रहना है, पहला, परेशान न कर। तो घर का ऐसा डिजाइन होना है कि जो आदमी को परेशान न करे। दूसरा, वो प्रकृति के साथ सामने करने वाला होना है। विशाल भवन से लेकर छोटी झोपड़ी तक हमारे पास में जो बने हैं वो आड़ी टेढ़ी लाइनों में बने हैं पूरे। उसके पीछे के पहाड़ और जहाज जो थे उससे मिलती जुलती लाइनिंग दी गई है। तो उस तरह से ये घर, ये प्रकृति का एक अंग लगते थे ना, पूरा प्रकृति का एक अंग लगते थे और ये प्रकृति के साथ सामने करते थे। जब से ये सीधी लाइन वाले मकान बनने लग गए हैं, इसके पीछे का हमको झाड़ भी कटा हुआ नजर आता है, पहाड़ भी कटा हुआ नजर आता है, सब आधा आधा नजर आते हैं। जो चीज हमको आधी नजर आती है उसके साथ हम सामने नहीं कर सकते, उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि वो आधा आधा नजर आ रहा है। तो उसके साथ अगर सामने करना है तो पूरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा घर का जो बाहर का रीजन है ये प्रकृति के साथ मिलता जुलता रहना चाहिए बहुत अच्छे से। देवालय में तो चीज रखी गई है। पहले लोग इस चीज को कायम रखे थे पूरा, कि कैसे पूरा मिलता जुलता हुआ लाइन। इसलिए घरों में भी जो सारी चीजें बनाई जाती थी, छिलका कोई अबू बोलते थे, छिलका कोई यानी वो तोते के आकार के डिजाइन के बने हुए होते थे, पूरे तोता ही बना हुआ होता था, इसलिए उसको छिलका कोई या बोले। तो कई जगह कई फूल और कई पक्षी, कई पत्तों के डिजाइन को लिया जाता था जो उस इलाके का अपना खास होता था। तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये सब मिलते चला जाता था ना, इस तरह से। तो बात ये कि वो प्रकृति के साथ सामने करने वाला होना चाहिए। प्रकृति के साथ सामने करेगा तो वो आदमी सामाजिक जीव होता है। और सुबह में जब गांव के निर्माण की बात कर रहा था तो उसमें बता रहा था कि घर कैसे कैसे, गलियां कैसे बनती थी। तो आदमी अपने घर के सामने बैठ करके 10 घर के लोगों से बात करते हैं। वो वातावरण तो उसको सामाजिक जीवन जीने के लिए बात करता है ऐसे। तो ये सब रहा है। वास्तु में दूसरी जो बहुत सारी चीजें रही है, दिशाएं। आज तो दिशाओं को ही वास्तु मानते हैं लोग। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो पहले जब घर बनाया जाता था तो घर बनाते समय सबसे पहले जो भूमि पूजा होती थी वो प्रसूति ग्रह कहाँ बनाना है वहां की, कि कहाँ बच्चा पैदा होगा। वो जमीन की बहुत बड़ी परीक्षा की जाती थी। वहां विषवायु नहीं रहना है, धूल उड़ती हुई जमीन नहीं रहना है, वो दुर्गंध नहीं रहना है। ये सारी चीजों को देखा जाता था कि जहां पर प्रसूति ग्रह बनना है, गड्ढा खोद करके दिए, वही एक जगह पर सब कुछ परीक्षाएं होती थी। तो ये सब परीक्षाएं करने के बाद वहां प्रसूति ग्रह पहले बनता था कि बच्चा कहाँ पैदा होना है, कहाँ खेलना खाना है, कहाँ इसकी पढ़ाई होना है, कहाँ इसका गृहस्थ जीवन जीना है, ये कहाँ इसका बुढ़ापा जीना है। ये चक्र वास्तु माना जाता है, पैदा होने से लेके मरे जब तक, क्योंकि सब कुछ उसका उसी घर में होना है। आज ऐसा नहीं है। आज कोई बच्चा ना तो घर में पैदा हो रहा, ना घर में उसकी शादी हो रही, ना घर में मर रहा है, बताओ। और तीन भी घर में नहीं है उसका, कहीं ना कहीं चलता है उसका। तो ये चक्र वास्तु माना जाता है।